namaste, vanakkam, and As you know, I'm your teacher खुशी and welcome to दीदी की पाठशाला। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 2 कर रहे थे, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। आज मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आई हूं, ठीक है। तो पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे आगे के चैप्टर की, जिसमें हम आगे देखेंगे रोमन साम्राज्य में क्या किस तरीके से हो रहा था। तीसरी शताब्दी के संकट के बारे में हम देखेंगे। पिछला हम सब कुछ देख चुके, जिसमें हमने रोमन साम्राज्य का विस्तार देखा था, किस तरीके से वो हुआ, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 11th 12th के जितने भी पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री के डाउट्स हैं वो सब आपके यहीं पर क्लियर होंगे। साथ ही साथ 8th 9th एंड 10th के सोशल साइंस के डाउट्स भी आपको इसी चैनल पर क्लियर होंगे, ठीक है। तो जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कमेंट करना, ठीक है। तो अभी चैप्टर शुरू करते हैं। हाँ जी, तो बेटा आज 11th क्लास हिस्ट्री के चैप्टर 3, जो हमने चैप्टर 3 शुरू किया था, आज मैं उसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। तो जो चैप्टर 3 का पहले से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि क्या पढ़ा था हमने अभी तक। तो हमने पढ़ा था यहाँ पर इस चैप्टर में हम रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम रोमन साम्राज्य के बारे में ही नहीं पढ़ रहे खाली। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम इसका कॉम्पिटिटर जो था उस वक्त, ठीक है, ईरानी साम्राज्य, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। तो उस समय पे क्योंकि दुनिया में 2 ही महाशक्ति थी, एक रोमन साम्राज्य और एक ईरानी साम्राज्य, ठीक है। तो हम रोमन साम्राज्य और साथ साथ ईरानी साम्राज्य के बारे में, दोनों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हमने देखा था कि फरात नदी के पास रहते दोनों एरियाज, और फरात नदी इन दोनों को थोड़ा सा अलग करती थी। रोमन साम्राज्य के विस्तार की हमने बात करी तो ये यूरोप में डैन्यूब नदियों के पास था, और अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान इसके आसपास था, ठीक है। और पश्चिमी एशिया का बहुत बड़ा एरिया जो सीरिया और मेसोपोटामिया का भाग भी रोमन साम्राज्य में उस वक्त जुड़ा हुआ था। भूमध्य सागर की बात करें, भूमध्य सागर तो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक ये सागर फैला हुआ था और साम्राज्य की जीवन रेखा की तरह काम करता था, ठीक है। ईरानी साम्राज्य की बात करें तो जो पार्थियाई और ससानी वंश यहाँ के जो थे फेमस वंशों का नाम है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रोमन साम्राज्य का राजनीतिक ढांचा। हमने देख लिया था, इसमें सम्राट, सेनेट और सेना, ये तीनों जो है वो काम किया करते थे, ठीक है। सम्राट जो था वो सारी पावर उसके हाथ में हुआ करती थी। उसके बाद हमारी जो सीनेट थे, वो सीनेट कौन था? धनी परिवार और जमींदारों की एक संस्था थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था सेना जो होती थी उस समय पर ये वैतनिक और व्यावसायिक सेना इनके पास थी, ठीक है। तो आज हमें, और हाँ साथ हमने प्रशासन देखा था, किस तरीके से प्रशासन इनका चल रहा था। तो यहाँ पर क्या था कि अगर देखा जाए तो विशाल साम्राज्य था, लेकिन शहरीकरण जो था वो मतलब अगर देखा जाए तो आधुनिक संचार के साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी शहरीकरण की वजह से चीजें अच्छे से चल रही थी यहाँ पर, है ना। तो हमने देखा था कि कई प्रांतों में बटा हुआ था, टैक्स वगैरह ये लोग लिया करते थे, है ना। शहरों का महत्व क्या था कि यहाँ पर कुछ शहरी केंद्र थे जिसमें शहरों का अपना मजिस्ट्रेट होता था, निगम नगर परिषद हुआ करती थी, है ना। ये सब हमने देखा था। अब हम आज जो है वो चैप्टर का पार्ट 2 जो शुरू करेंगे वो हम यहाँ से करेंगे, तीसरी शताब्दी का ऐतिहासिक संकट, ठीक है। तीसरी शताब्दी में ऐसा क्या हुआ जिसे हमने ऐतिहासिक संकट कहा है या संकट कहा है। तो पहली और दूसरी शताब्दी में रोमन इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इस दौरान व्यापार और शांति चरम पे थी, ठीक है। किसको? आपका जो पहली और दूसरी शताब्दी है, इसको क्या बोला जाता है बेटा? इसको कहा जाता है स्वर्ण युग, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय पे व्यापार भी अच्छा चल रहा था, शांति भी थी। लेकिन जब तीसरी शताब्दी का टाइम आया, उस समय पर क्या हुआ? अचानक जो पावर है वो क्या होने लगी? साम्राज्य जो है वो बिखरने लगा, ठीक है। और कारण क्या था उसका? एक तो था, सबसे पहला कारण क्या था? ससानी वंश का उदय, ठीक है। ये जो ससानी वंश था इसका उदय होता है कब? 1225 ईस्वी में ईरान में एक आक्रामक वंश ससानी का उदय हुआ, ठीक है। ये रोमन साम्राज्य में नहीं, ईरान का वंश था, मैंने आपको पहले भी बताया ये। इसके राजा कौन थे? शाहपुर प्रथम, ठीक है। शाहपुर प्रथम ने एक शिलालेख में दावा किया कि उसने 60,000 रोमन सैनिकों का सफाया कर दिया और रोम की पूर्वी राजधानी जो एंटीओक थी उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये जो ससानी वंश का राजा था, क्या नाम था इसका? शाहपुर प्रथम। अब ये लोग शिलालेख लिखवाया करते थे। अब शिलालेख में कितना सच है कितना नहीं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इसने अपने एक शिलालेख में ये लिखवाया कि इसने रोमन साम्राज्य के 60,000 सैनिकों को मार दिया, ठीक है। और इनकी जो पूर्वी राजधानी थी, किसकी? रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी जो एंटीओक थी उस पर इसने क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है, ठीक है। उसके बाद बर्बर कबीलों के
आक्रमण। इसी समय उत्तर में जो आपका था अल्मनाड़, फ्रैंक और गोथ जैसे जर्मन कबीलों ने राइन और डैन्यूब नदी की सीमाओं को पार करके पूरे रोमन साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, इस समय पर आप ये देखेंगे कि ये दो जो आपके कबीले थे, ठीक है, जो जर्मन के कबीले थे, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी रोमन साम्राज्य की जो राइन और डैन्यूब के पास की जो सीमाएं थी उस पर आक्रमण किया। यानी कि खासकर इन्होंने इटली और स्पेन पर आक्रमण उस समय पर किया। तो एक तो हो गया ससानी वंश का आक्रमण और दूसरा हो गया बर्बर कबीलों का आक्रमण। ठीक है, तो दो दो आक्रमण यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा आंतरिक अस्थिरता भी थी, बाहर से तो था ही, साथ में आंतरिक अस्थिरता क्या थी, इस 50 वर्ष के छोटे से कालखंड में रोम में 25 सम्राट गद्दी पर बैठे और हटे। इससे ही इस इतिहास में तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 50 वर्ष का टाइम था और उसमें 25 बार सम्राट हटे बैठे। तो इससे तो आप समझ ही सकते हैं कि जब राजनीति ही ढंग से नहीं चल रही, स्थिरता कहाँ से आएगी। ठीक है, तो अब समाज कैसे चलेगा फिर जब राजा ही बार बार बन रहे हैं, हट रहे हैं। सोचो 50 साल में 25 राजा हटे और बैठे, तो 2-2 साल का के लिए रहा है एक राजा अराउंड, है ना। उसके बाद अगला जो तो समझ में आ गया आपको, क्या? पहला तो ससानी वंश की बात करेंगे हम, ससानी वंश का आक्रमण हुआ, उसका उदय हुआ। दूसरा आपका कुछ बर्बर कबीले जो जर्मन के थे, है ना, उन्होंने इस पर आक्रमण किया। और तीसरा आपका क्या था? आंतरिक अस्थिरता। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा। तो सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा क्या था इसका? तो सबसे पहले लिंग भेद और महिलाओं के कानूनी अधिकारों की हम बात करते हैं। तो रोमन समाज कई मायनों में आधुनिक था। आधुनिक कैसे था बेटा? तो आधुनिक था विवाह के नियमों की जैसे बात करें, जैसे हमारे यहाँ पर विवाह के नियम क्या थे कि भाई पिता का कर्तव्य है वो बेटी को कन्यादान वगैरह करके उसका विवाह करेगा, उसके लिए उत्तम वर ढूंढेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, लड़कियों की शादी की उम्र सबसे पहले देखी जाए तो लड़कियों की शादी आमतौर पर 16 से 18 या 22-23 वर्ष की उम्र में होती थी। ठीक है, जबकि पुरुषों की उम्र 28 से 32 वर्ष होती थी। इसीलिए पति पत्नी के बीच उम्र का बड़ा फासला होता था इस समय पे। ठीक है, लड़कियां क्या है 16 से 18 की होंगी या 22-23 साल की होंगी, लड़के करीब 28 से 32 साल के यहाँ पर हुआ करते थे, तो उम्र का फासला देखने को मिलता था। संपत्ति के अधिकार की बात करें तो विवाह के बाद महिला अपने पिता के संपत्ति की उत्तराधिकारी बनी रहती थी। जैसा इंडिया में क्या था, कंपैरिजन करके अगर देखें तो इंडिया में उस समय पर सिर्फ स्त्री के पास उसका जो स्त्री धन होता था, जो विवाह के समय पर उसको मिलता था, वो उसकी अधिकारी थी। लेकिन यहाँ पर रोमन साम्राज्य में उसके विवाह के बाद भी वो अपने पिता की संपत्ति की अधिकारी होती थी। वह अपने पति के परिवार में संपत्ति ट्रांसफर नहीं करती थी। कानूनी रूप से महिला को अपने पिता की मृत्यु के बाद पूरी स्वतंत्र संपत्ति का मालिकाना हक मिलता था। ठीक है, अपने पति को उसे देना है या नहीं देना वो उसके ऊपर है, लेकिन उसको कब मिलता था? जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती थी, उस समय पर उसको उसके पिता की संपत्ति पर कानूनी हक मिल जाता था। ठीक है, तो यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार था। ठीक है, तलाक की आसानी, तलाक कैसे आसानी से हो जाता था? क्या रोम में तलाक लेना बेहद आसान था। इसके लिए पति और पत्नी में से किसी एक को केवल एक औपचारिक नोटिस या सूचना देनी होती थी। हालांकि पिताओं का अपनी संतानों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण था, जिसे पैट्रिया पोटेस्टास कहा जाता है, जिसके तहत पिता को अनचाहे बच्चे को लवारिस छोड़ने या मारने का भी कानूनी अधिकार था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या कि अगर जिसको भी लेना है, ठीक है, तलाक, वो क्या करता था, वो औपचारिक एक नोटिस दे दिया करता था कि भाई मुझे तलाक चाहिए, चाहे पिता को चाहिए चाहे मतलब माता को चाहिए, यानी कि पति पत्नी में से जिसको भी चाहिए वो एक नोटिस दे रहा है कि भाई मुझे तलाक चाहिए, और वो नॉर्मली उस नोटिस से तलाक हो जाता था। संतान पर पिता का ज्यादा अधिकार रहता था, लेकिन अगर देखा जाए तो है ना, पिता के पास ये भी अधिकार था कि अगर वो जिस बच्चे को नहीं चाहता, अनचाहा बच्चा है कोई, जैसे मान लो कि उसको वो नहीं चाहता था कि अगर बच्चा हो या कुछ हो, तो वो उसको मार भी सकता था या उसको लवारिस छोड़ सकता था। ये अधिकार पिता का होता था। साक्षरता की बात करें, लिटरेसी की बात करें, तो साक्षरता क्या थी, सार्वभौमिक नहीं थी, यानी कि सब पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये बहुत व्यापक थी। ठीक है, मतलब बहुत ऐसी वही बात है कि बिखरी हुई थी, कुछ एरिया में बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। ठीक है,
उसके बाद पोम्पेई शहर की केस स्टडी, ठीक है, पोम्पेई एक शहर था यहाँ का, उसमें क्या देखने को मिला, तो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से पोम्पेई शहर राख के नीचे दब गया था। जब उसकी खुदाई हुई तो घरों की दीवारों पर विज्ञापन, चुनावी नारे और पेंटिंग्स मिली, जो ये साबित करती हैं कि वहां के आम नागरिक भी पढ़ना लिखना जानते थे, ठीक है। वैसे तो ये 79 ईस्वी में भाई ज्वालामुखी फटने से ये दब गया, ये तबाह हो गया शहर, लेकिन जब खुदाई करी गई, खुदाई करने पर हमें यहाँ पे क्या पता चला, हमें देखने को मिला कि यहाँ पर विज्ञापन लगे हुए हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह लगे हुए हैं, पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि बंदे पढ़े लिखे थे, है ना। पढ़े लिखे होंगे तभी तो बैनर्स और पोस्टर्स को देखकर वो कुछ समझ पाते होंगे ना, पढ़े लिखे थे, उन्हें पढ़ना आता था, इसीलिए यहाँ पर अधिक मात्रा में पेंटिंग्स वगैरह मिली हैं। इसके विपरीत मिस्र के ग्रामीण इलाके में मिले पेपराइस के एक पौधे, पेपराइस क्या होता था, एक पौधा होता था जिससे कागज बनाया जाता था, ठीक है, तो इसीलिए इसको पेपराइस पत्र के नाम से जाना जाता था। पेपराइस के दस्तावेजों से पता चलता है कि वहां लोग अपनी अर्जियों पर दस्तखत करने के लिए दूसरों की मदद लेते थे, यानी वहां साक्षरता कम थी, ठीक है। तो जो आपका दूसरा ये जो पोम्पेई वाला एरिया है, जो पोम्पेई वाला, यहाँ पर लोग पढ़े लिखे थे, जबकि जो मिस्र का ग्रामीण एरिया था वहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। वहां पर लोग क्या थे, कम पढ़े लिखे थे, साक्षरता कम थी, ठीक है। इसके बाद बात करें आर्थिक विस्तार और श्रमिकों का नियंत्रण, ठीक है। तो आर्थिक विस्तार कैसा था और श्रमिकों के नियंत्रण की बात करें, कंट्रोल की बात करें, तो आर्थिक बुनियादी ढांचा सबसे पहले रोमन साम्राज्य आर्थिक रूप से बहुत उन्नत था, यानी कि अच्छा खासा पैसा यहाँ के लोगों के पास था, ठीक है। तो आर्थिक रूप से ये उन्नत था। यहाँ निम्नलिखित वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन और व्यापार होता था। तो क्या क्या चीजें यहाँ पर बनती थी, सबसे पहले जो मुख्य वस्तु है यहाँ पे वो क्या है, गेहूं, अंगूरी शराब और जैतून का तेल, ठीक है। तो गेहूं कहाँ पे, मिस्र और ट्यूनीशिया में बनता था, ठीक है। और अगर अंगूरी शराब की बात करें तो इटली और स्पेन में, और जैतून का तेल स्पेन और उत्तरी अमेरिका से में बनाया जाता था, ठीक है। तो ये मुख्य वस्तुएं थी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एम्फोरा, एम्फोरा यहाँ पर एक कंटेनर होता था। कंटेनर क्या है, ये मिट्टी के वे कंटेनर या मटके होते थे जिनमें तरल पदार्थ, ठीक है, तरल पदार्थ जैसे तेल हो गया या शराब हो गई, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, ठीक है, एम्फोरा, ठीक है। इनको क्या कहा जाता था, एम्फोरा। क्या है एम्फोरा भाई, एक मिट्टी का कंटेनर है जो मटके जैसा देखने में लगता है, जो तरल पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आता था। पुरातत्वविदों को रोम में माउंट टेस्टोशिया नाम का एक पूरा पहाड़ मिला, जो केवल फेंके गए एम्फोरा के टुकड़ों, लगभग जिसमें 50 करोड़ मटकों से बना हुआ था। एक टीला जैसा मिला, एक पहाड़ जैसा मिला, जो करीब क्या था, 5 करोड़ मटके उस पर थे। कौन से वाले मटके, ये एम्फोरा वाले मटके, ठीक है। एम्फोरा वाले मटकों का तो आप समझ सकते हो कि कितना अधिक मात्रा में यहाँ पर इनका इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक है। बात करें ड्रेसर 20, ड्रेसर 20 क्या है, जैसे एम्फोरा है उसी तरीके से ड्रेसर 20 भी एक क्या था, एक कंटेनर ही था, ठीक है। तो स्पेन में उत्पादित जैतून के तेल को जिन विशेष एम्फोरा में रखा जाता था उन्हें ड्रेसर 20 कहा जाता था। अब इसका नाम ड्रेसर 20 क्यों है पता है, क्योंकि ड्रेसल नाम का जिस बंदे ने इसकी खोज करी थी, जिसको पहली बार ये मिला था ना, ये वाला एम्फोरा, ठीक है, उसका नाम समथिंग ड्रेसल, मतलब आगे पता नहीं, उसका ड्रेसल करके कुछ नाम था, ठीक है। तो इसीलिए इस एम्फोरा का नाम, इस कंटेनर का नाम उसके नाम पर ड्रेसल 20 रखा गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये जैतून के तेल को रखने के लिए ड्रेसल 20 का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। इसके बाद दास प्रथा और श्रमिकों पर क्रूरता की अगर हम बात करें तो रोमन साम्राज्य के पास एक बड़ी मानवीय त्रासदी थी, दासों का शोषण, ठीक है। तो यहाँ पर दास अधिक मात्रा में थे और ये दासों का क्या करते थे, शोषण किया करते थे, ठीक है। दासों का शोषण यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले पूंजी निवेश की अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध रोमन लेखक पालिनी द एल्डर और कोलुमेला के अनुसार दासों को काम करने का उपकरण माना जाता था, ठीक है। तो ये दो लेखकों की बात की गई और इन लेखकों के अनुसार क्या है, दासों का क्या काम हुआ करता था, दासों को काम करने के लिए, जैसे कि हम आज क्या करते हैं, जैसे हम वॉशिंग मशीन का यूज कर रहे हैं अपने घर में, है ना, ऐसे आजकल डिश वॉशर वगैरह भी चल गए हैं, है ना, जो काम करते हैं, उसी तरीके से दासों को देखा जाता था कि ये क्या है, ये उपकरण है, ये मशीन है काम करने की, ठीक है। उस समय पर नियंत्रण के तरीके क्या होते थे, दासों को छोटे छोटे समूह में बांटकर काम कराया जाता था ताकि उन पर नजर रखना आसान हो, ठीक है। इनकी ग्रुप्स बना दिए जाते थे छोटे छोटे और गैंग टाइप, और उन पर क्या रखी जाती, तो उन पर नजर रखना आसान हो, इसीलिए इनको ग्रुप्स में बांटा जाता था, ठीक है। कोलुमेला ने सुझाव दिया कि दासों के पैरों में बेड़ियां डालनी चाहिए और काम के समय
उनके चेहरों को दागा जाना चाहिए ताकि वे भाग ना सकें। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जब काम के समय पर क्या होना चाहिए, उनके चेहरों को दागा, उन पे ब्रांडिंग की जानी चाहिए, उन पे दाग लगाए जाने चाहिए ताकि क्या हो, वो भागे ना। ठीक है, और उनके पैरों में बेड़ियां बांधी जानी चाहिए, है ना। दाग लगाने का मतलब क्या होता था, एक तरीके से पहचान रहे कि ये हमारा दास है। ठीक है, इस तरीके से उनके चेहरे पर या कहीं पर ऐसे दाग लगाए जाते थे, कुछ मतलब गर्म करके या कुछ करके उनको दाग दिया जाता था। ऐसे घोड़ों को भी दागा जाता था, तो ऐसे दासों को ये लोग दागते थे, ब्रांडिंग कर देते थे उनकी कि ये हमारा है। ठीक, इसके बाद है आपका, उसके अगला क्या है, फ्रैंकिसेंस या लोबान या धूप बनाने वाले कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के एप्रन पर सील लगा दी जाती थी। उनके सिर पर एक गहरा जाल बांध दिया जाता था और उन्हें काम के बाद कपड़े उतारकर तलाशी देनी पड़ती थी। ठीक है, जहां पर लोबान और धूप का काम होता था, ऐसे कारखानों में जो उनके एप्रन होते ना, जिन्हें वो पहनकर बनाया करते थे, उन पर सील लगा दी जाती थी। उनके सिर पर भी जाल बांधा जाता था और उनको जब वो जाते थे ना, तो उनके कपड़े उतारकर उनकी तलाशी ली जाती थी। और तलाशी क्यों ली जाती थी, कि कहीं वो लेकर तो नहीं जा रहे कुछ चुरा कर, ये देखा जाता था उनको। ठीक है, और सील लगाने का पर्पस भी यही था कि कुछ चुरा ना ले, कुछ छुपा ना ले। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब हुआ करती थी उस समय पर। ठीक है, तो ये आगे देखें, आगे क्या है टॉपिक, एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये थोड़ा सा टॉपिक रहता है, कितना, थोड़ा सा टॉपिक रहता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को आगे का कंटेंट कराया है। एक पार्ट और बनेगा इस वीडियो का, पार्ट 3, और पार्ट 3 में आपका ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिर थैंक यू करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।